तो अगर हमें क्लास और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना होता है, क्लास क्रिएट करनी होती है। और क्लास को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है और उसका नाम भी क्या है हमारा, क्लास। क्लास कीवर्ड के बाद आप अपनी क्लास का नाम लिखते हैं, जो भी आप क्लास बनाना चाहते हैं उसका नाम आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्लास बना दी, क्लास का नाम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास का इंडेंटेड ब्लॉक बनाएंगे। इंडेंटेड ब्लॉक में आप अपने स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है क्लास के अंदर स्टेटमेंट लिखने में। तो एम्प्टी इंडेंटेड ब्लॉक पाइथन में एरर देगा। अगर आपको इंडेंटेड ब्लॉक एम्प्टी रखना है और उसमें कोई भी आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो आप एटलीस्ट पास स्टेटमेंट को लगा देते हैं, ठीक है। इट मीन्स ये एक पिलर होता है। दैट मीन्स इंटरप्रेटर ये कंसीडर करता है कि फ्यूचर में कभी यहाँ पर कुछ लिखा जाना है, अभी के लिए सिंटैक्स को पूरा करने के लिए पास कीवर्ड लगा दिया है। तो यहाँ पर हमने एक क्लास बना दी, क्लास का नाम कार कर दिया। अब एक क्लास और बना देते हैं, मान लीजिए इसका नाम मैंने एम्प्लॉय कर दिया। तो इस तरह से अब आप जितनी चाहें उतनी क्लास बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम क्लास बना रहे हैं, दैट मीन्स हम एक ड्राइंग बना रहे हैं और उस ड्राइंग की फिर हम क्या करेंगे, एक्चुअल इंस्टेंसेस बनाएंगे। सेम यहाँ पर है, अगर हमने दो क्लास बनाई है तो अब हमें क्या करना होगा, इन क्लासेस के हम इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे। तो अगर हम किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका एक सिंटैक्स होगा और वो सिंटैक्स होगा हमारा न्यू। ये सिंटैक्स लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करेगा। अगर हम जावा लैंग्वेज की बात करेंगे तो जावा में न्यू से ये सिंटैक्स शुरू होता है। और अगर हम पाइथन लैंग्वेज की बात करेंगे तो पाइथन लैंग्वेज में जिस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना है उस क्लास का नाम लिखेंगे और उसके आगे कॉलिंग सिंबल, जैसे किसी फंक्शन को कॉल करते हैं उसी तरह से क्लास को कॉल कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, इस क्लास का एक इंस्टेंस मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। दैट मीन्स एक बफर क्रिएट होगा मेमोरी में, रैम मेमोरी के अंदर, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जितनी बार आप ऐसा कर देंगे उतनी बार कार क्लास का एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर मुझे एम्प्लॉय क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है तो एम्प्लॉय क्लास का नाम और उसके आगे कॉलिंग। तो इस तरह से किसी भी क्लास का अगर आप इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका एक जनरल सिंटैक्स अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, सिंटैक्स टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ ए पाइथन क्लास। क्लास नेम और उसके आगे कॉलिंग सिंटैक्स। एग्जाम्पल में ये आपके दो इंस्टेंस बनकर क्रिएट होता है। इस सिंटैक्स से एक इंस्टेंस बनेगा कार का, एक सिंटेंस इस वाले से भी एक इंस्टेंस बनेगा एम्प्लॉय का। अब मान लीजिए फिर से मैं ऐसा लिख देता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर कार, उसके आगे कॉलिंग सिंबल लगा दिया। तो क्या ये एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो गया कार क्लास का, या वही पुराना वाला इंस्टेंस फिर से मिल जाएगा मुझे, नया बनेगा। जितनी बार आप क्लास का नेम लिखकर उसके आगे कॉलिंग सिंबल लगाते हैं उतनी बार नया इंस्टेंस आपका क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप फिर से लिख देंगे तो फिर से नया क्रिएट हो जाएगा। तो जब भी आपको किसी भी क्लास का नया इंस्टेंस बनाना होगा आपको उस क्लास का नाम और उसके आगे कॉलिंग सिंबल लगा दें। लेकिन सर इसमें अगर मान लीजिए कोई भी इंस्टेंस जो इस तरह से क्रिएट हो रहा है मुझे आगे के प्रोग्राम में यूज करना है तो कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए यही वाला कार इंस्टेंस अब मैं आगे के प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर कोई भी इंस्टेंस क्रिएट हो गया और फिर आगे तो मेरे यूज में आएगा नहीं है, क्योंकि इंस्टेंस का नाम नहीं है, ये तो क्लास का नाम है।
इंस्टेंस का कोई नाम नहीं। इंस्टेंस का नाम क्यों नहीं? क्योंकि वो एक मेमोरी में बफर है, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक है। अब अगर हम इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एनोनिमस इंस्टेंस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है? जो एग्जिस्ट करता हो लेकिन हमें उसकी पहचान ना बताई गई हो, उसे हम क्या बोलते हैं? एनोनिमस। तो रियल लाइफ में कई बार हमने एनोनिमस वर्ड को सुना होगा। लोग डोनेशन देते हैं जब बड़े अमाउंट की, तो अपना नाम नहीं बताते, है ना। लोग किसी पार्टी को डोनेशन देंगे तो अपना नाम शायद नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर सामने वाला समझ जाएगा कि अगर आप इस पार्टी को डोनेशन दे रहे हैं तो कल को ये जीत जाएगी तो आपके काम करेंगे। तो एनोनिमस ना। तो बहुत से आपने सेइंग, बहुत सी जो मोटिवेशनल कोट्स होते हैं उनमें अक्सर सुना होगा, लोगों के नाम नीचे लेके आते हैं, बाय दिस। कभी कभी देखा होगा एनोनिमस, बाय एनोनिमस। किसी ने ये बात कही, पता नहीं किसने कही है। तो एनोनिमस का मतलब क्या होता है? कि जो एग्जिस्ट करता हो लेकिन उसकी पहचान ना बताई गई है। तो इसी तरह से ये जितने भी इंस्टेंसेस हैं, ये मेमोरी में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इनकी कोई पहचान नहीं है। इसका नुकसान ये होगा कि जिस लाइन पर ये इंस्टेंसेस क्रिएट हुए होंगे, सिर्फ उसी लाइन पर ही इनका यूज आप कर पाएंगे। आगे के प्रोग्राम में अगर आप इनका यूज करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर कॉन्सेप्ट लाया गया क्या, कि कैसे इस क्लास का जो इंस्टेंस क्रिएट है, मेमोरी में हुआ है, वो मैं आगे प्रोग्राम में यूज कर पाऊँ। एड्रेस। तो कॉन्सेप्ट लाया गया एड्रेस। जब भी कोई इंस्टेंस क्रिएट होता है तो वो जिस एड्रेस पर क्रिएट हुआ है रैम के अंदर, वो एड्रेस वापस करता है। तो आप क्या करेंगे? उस इंस्टेंस के एड्रेस को स्टोर करके चलेंगे। एड्रेस के थ्रू आप वहां पर पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है या इंस्टेंस क्रिएट होता है, इमीडिएटली वो अपना एड्रेस वापस करता है। एड्रेस वापस करता है। आप क्या करेंगे? किसी वेरिएबल के अंदर उस एड्रेस को स्टोर कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपने इसका नाम कर दिया ए। दूसरा वाला कार इंस्टेंस क्रिएट हुआ, इसका एड्रेस आपको मिल रहा है। अगर आप उसे स्टोर करेंगे तो आप इस इंस्टेंस का आगे यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इसे बी में स्टोर कर दिया, इसे मैंने सी में स्टोर कर। तो अब ए बी सी क्या हो गए? इस सिंटैक्स में जो पहला कार इंस्टेंस क्रिएट हुआ मेमोरी के अंदर, उसकी एक पहचान हो गई। कैसे पहचान हो गई? उसका जो एड्रेस था वो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो ए, अगर हम ग्राफिकली देखें तो ये वो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है मेमोरी के अंदर कार क्लास का। इसका जो एड्रेस है वो ए के पास है। तो ए इसको क्या कर रहा है? हमारा बेसिकली रेफर कर रहा है या पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर ए को हम ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस नहीं कहते। ए एक पॉइंटर है, ए एक रेफरेंस है जो मेमोरी में क्रिएटेड इंस्टेंस को क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है या पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ज्यादा बेटर सिंटैक्स कंसीडर होता है। अगर कोई वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करता है तो ऐसे वेरिएबल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि वो रेफर कर रहा है। ठीक है। तो अब अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स हो जाता है रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू क्लास। तो ये वाला जो सिंटैक्स है, ये हम तब यूज करेंगे जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद उसको आगे के प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूँ। कैसे कर पा रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना, बनता ही उसका एड्रेस मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब उस वेरिएबल के नाम से वो ऑब्जेक्ट आगे के प्रोग्राम में यूज होता रहेगा। ठीक है। तो ये जो सिंटैक्स है, ये हम लोग आगे अपना यूज करेंगे। तो एनोनिमस इंस्टेंस, या इसको हम अनरीचेबल इंस्टेंस भी कहते हैं। अनरीचेबल क्योंकि यहां तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे।
और इस लाइन से जो आपका क्रिएट हो रहा है इसे हम बोलते हैं रीचेबल। रीचेबल इंस्टेंस। क्लास बनाई क्लास कीवर्ड का यूज करके, कल हमने थ्योरी पूरी कर ली थी। क्लास कीवर्ड का यूज करके क्लास बनाई। अब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस एक ही बात है, ठीक है। तो जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसका सिंटैक्स होता है क्लास का नाम और उसके आगे कॉलिंग सिंबल। इससे क्या होता है, जिस क्लास का नाम आपने लिखा है उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे के प्रोग्राम में यूज नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद उसे आगे के प्रोग्राम में यूज करना है तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है। तो अब हमने क्या करा, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाया और उसका जो एड्रेस है वो एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब आगे के प्रोग्राम में वो ऑब्जेक्ट मुझे यूज करना है तो मैं उसके रेफरेंस वेरिएबल के नाम से यूज कर सकता हूँ। तो जब भी आगे के प्रोग्राम में मैं ए लिखूंगा तो ए का मतलब वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा जिसको ये रेफर कर रहा है, या जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस ए के पास है वो ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा कब, जब जब मैं प्रोग्राम में ए लिखूंगा। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर ए बी सी में क्या रखा हुआ है तो आप क्या बताएंगे? एड्रेस रखा हुआ है। किसका एड्रेस रखा हुआ है? जिस क्लास के ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद वो एड्रेस रखा हुआ है। तो अगर हम प्रिंट करा के देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये जो एड्रेस होता है ये एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। तो पहला वाला कार ऑब्जेक्ट जो बना वो इस एड्रेस पर मेमोरी में क्रिएट हुआ है। दूसरा वाला इस एड्रेस पे क्रिएट हुआ है। तीसरा वाला अलग एड्रेस पर क्रिएट हुआ है। अगर ये एड्रेस हेक्साडेसिमल की जगह आप डेसिमल में लाना चाहते हैं तो ये हमने बहुत पहले पाइथन में सीख रखा है। आईडी फंक्शन से किसी का भी एड्रेस हम ला सकते हैं। तो आईडी फंक्शन से जो एड्रेस आता है वो थोड़ा रीडेबल होता है ना? तो यही एड्रेस जो हेक्साडेसिमल में है यही एड्रेस डेसिमल फॉर्मेट में यहाँ पर आया। ठीक है। इस तरह से अब हमें क्लास बनानी आ गई, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आ गया। तो हम ज़्यादा बार इस सिंटैक्स का यूज करेंगे आगे के प्रोग्राम में। चलिए, अब अगर बात करी जाए तो ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया गया था कि ऑब्जेक्ट के पास क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑब्जेक्ट के पास क्या होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं। तो अभी हम समझना चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट के पास जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्जेक्ट के पास जो बिहेवियर्स हैं वो क्या होते हैं और कैसे आते हैं। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे बिहेवियर की, कि बिहेवियर क्या होता है।
बिहेवियर के बारे में लिखा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए मेथड ऑफ क्लास एंड वी यूज इट टू राइट एनी लॉजिक। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए। मान लीजिए मैंने कोई क्लास बनाई, लेट अस सपोज टेस्ट नाम से क्लास बनाई थी। अब मुझसे कहा गया कि आप क्या करिए, इवन ऑड का लॉजिक लिखिए, सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट करने का लॉजिक लिखिए, प्राइम नंबर निकालने का लॉजिक लिखिए। तो किसी भी क्लास में हम लॉजिक लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो हमें सिखाया जा रहा है। तो हमने एक क्लास बनाई। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस क्लास के अंदर आपको इवन ऑड का लॉजिक लिखना है, तो आप इवन ऑड का लॉजिक कैसे लिखेंगे? ये नंबर हो गया, मान लीजिए नंबर की वैल्यू आपने यूजर से इनपुट ले ली, इफ लगाया, इफ नंबर का रिमाइंडर डिवीजन 2 से लेने पर वो 0 के बराबर आ गया तो इवन हो गया, एल हमारा वो ऑड हो गया। ठीक है, ये अप्रोच सही नहीं है ना। जब भी क्लास एरर नहीं आएगी, अगर मैं ऐसा करूंगा प्रॉपर सिंटैक्स देकर लिखूंगा तो एरर नहीं आएगी। किसी भी लॉजिक को हम क्लास में डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट जो रिकमेंडेड अप्रोच है वो क्या है? रिकमेंडेड अप्रोच है कि आप क्लास बनाएंगे पहले, और क्लास के अंदर जो भी लॉजिक लिखा जाएगा वो उसका बिहेवियर कहलाता है। और उस बिहेवियर को लिखने के लिए हम टर्म यूज करते हैं मेथड। एक टर्म आएगा जिसका नाम है मेथड, रिप्रेजेंटेड बाय ए मेथड। तो आप पहले क्या करेंगे, किसी भी लॉजिक को लिखने के लिए क्लास के अंदर एक मेथड बनाएंगे और उस मेथड के अंदर आप अपना लॉजिक लिखेंगे। अब सर ये मेथड क्या होता है? ये तो नई चीज आ गई। नई चीज तो नहीं है, काफी लोगों ने या सभी लोगों ने इसको पहले से सुन रखा होगा, बट फिर भी पढ़ना तो है। तो ऐसा फंक्शन जो किसी क्लास के अंदर बनाया जाए, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? हम मेथड कहते हैं। तो मान लीजिए कोई मैंने यहाँ पर टेस्ट क्लास के अंदर एक फंक्शन बना दिया चेक नाम, किसी भी नाम से बनाते हैं, और ये लॉजिक यहाँ से उठाकर यहाँ पेस्ट मारते, तो ये इसका सही तरीका होगा। तो जब भी क्लास के अंदर आपको कोई लॉजिक लिखना है तो पहले क्लास के अंदर आप एक मेथड बनाते हैं और उस मेथड के अंदर आप अपना लॉजिक लिखते हैं। तो वो मेथड ही क्या कहलाता है? उस क्लास का एक बिहेवियर कहलाता है। तो इस तरह से एक क्लास के 10 बिहेवियर होंगे, तो एक क्लास में 10 मेथड होंगे। हर मेथड एक लॉजिक को कंटेन कर सकता है। तो अगर आप कहें कि सर इस क्लास से हम प्राइम नंबर का लॉजिक भी इंप्लीमेंट करवाएंगे, तो आप इस क्लास के अंदर एक फंक्शन और बनाइए या एक मेथड और बनाइए, मान लीजिए प्राइम नाम, और इसके अंदर प्राइम वाला लॉजिक लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें सीखना होगा किसी भी क्लास के अंदर मेथड कैसे बनाए जाते हैं। पहले लॉजिक क्या लिखना है वो आप जानते हैं। लॉजिक लिखने के लिए इफ एल्स लगाएंगे, लूप लगाएंगे, ऑपरेटर प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन यूज करेंगे। वो सब हमने पाइथन के बेसिक में पढ़ा रखी है। हमें अभी सीखना ये होगा कि क्लास के अंदर मेथड कैसे बनाए जाते हैं। मेथड के अंदर जो लिखना है वो वही है जो आज तक हमने सीखा है। ठीक है, तो क्लास, मान लीजिए क्लास का नाम मैंने टेस्ट कर लिया, समझने के लिए एक सिंपल सा नाम ले लेते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं कोई मेथड बनाना चाहता हूँ, तो मैंने अभी बताया कि मेथड एक नाम नया है, लेकिन जो उसमें लिखना होता है वो पुराना ही है, फंक्शन। जैसे आज तक आप फंक्शन बनाते आ रहे थे, सेम चीज उठाकर क्लास के अंदर लिख दो तो वही क्या कहलाएगा? मेथड। तो कोई आपसे बोले कि फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस है? एक लाइन का डिफरेंस। फंक्शन डिफाइंड इनसाइड ए क्लास इज नोन एज मेथड, फंक्शन विदाउट क्लास इज ए फंक्शन। ठीक है, तो अब आप डेफ कीवर्ड लगाकर कोई भी फंक्शन, मान लो आपने शो नाम से बना दिया, कोई लॉजिक नहीं लिखा, और इसके अंदर सिंपली मैंने लिख दिया दिस इज शो। और अगर मैं इसी प्रोग्राम में ऐसे लिख दूं
डेफ शो, तो ये तो हमें बहुत पहले से आता है। दिस इज शो। तो फंक्शन और मेथड का डिफरेंस एकदम क्लियर दिख रहा है। फंक्शन को उठाकर डाल दो किसी क्लास के अंदर, फंक्शन बिकम्स मेथड। कोई नया सिंटैक्स नहीं, कुछ नहीं। तो इससे एक चीज समझ में आती है, जो मेथड वर्ड है ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं है तो इस वर्ड की नीड ही नहीं है, क्योंकि मेथड ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास के अंदर बनता है, और क्लास का कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिस्कस कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी लैंग्वेज में मेथड नाम से कोई टॉपिक नहीं होता है, क्योंकि सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। सी में क्लास नहीं होते तो सी में मेथड नहीं होते। जावा में मेथड होते हैं क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। पाइथन में मेथड और फंक्शन दोनों होते हैं, क्योंकि पाइथन में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी इंप्लीमेंट करते हैं और प्रोसीजर ओरिएंटेड को भी इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैंने एक नाम बोला प्रोसीजर ओरिएंटेड। आज तक हम लोग पाइथन में जो भी पढ़ रहे थे वो टेक्निक थी, और उस टेक्निक को हम लोग किस नाम से जान सकते हैं? प्रोसीजरल टेक्निक या प्रोसीजर ओरिएंटेड टेक्निक। बिना क्लास बनाए जब आप डायरेक्ट फंक्शन में अपना कोड बनाते हैं तो इस टेक्निक को बोला जाता है प्रोसीजरल टेक्निक या प्रोसीजर ओरिएंटेड टेक्निक। तो सी लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड है, तो सी में से फंक्शन अलाउड होते हैं, मेथड अलाउड नहीं, क्योंकि वहां क्लास नहीं होती। सी प्लस प्लस दोनों है। सी प्लस प्लस में फंक्शन भी बना सकते हैं और मेथड भी बना सकते हैं। पाइथन भी दोनों है। पाइथन में भी आप फंक्शन बना सकते हैं और मेथड भी बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी लैंग्वेज हैं जो दोनों है, और ऐसी बहुत सी लैंग्वेज है जो एक ही है। जैसे सी का एग्जाम्पल दिया जो सिर्फ प्रोसीजरल है, उसमें सिर्फ फंक्शन बनाना अलाउड है, मेथड का टॉपिक ही नहीं होता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो जावा, जावा सिर्फ और सिर्फ मेथड को सपोर्ट करती है, जावा के अंदर फंक्शन नहीं होते। यानी कि जावा में आप ऐसा फंक्शन नहीं बना सकते जो बिना क्लास के हो। हमेशा फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? पहले एक क्लास बनानी पड़ेगी। तो जावा कैसी हो गई फिर? हमारे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक को फॉलो करने वाली लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमें मेथड डिफाइन करने में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं हुई। अब सर किसी भी फंक्शन को रन करने के लिए हमें उसे पहले कॉल करना होता है। फंक्शन डिफाइन करने से रन नहीं होता, जब हम उसे कॉल करेंगे जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार वो रन होगा। सेम रूल होता है मेथड के लिए। कोई भी मेथड डिफाइन करने से रन नहीं होता, जब आप उसे कॉल करते हैं तब वो रन होता है। जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार वो रन होगा। तो अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो अभी तक हम इस सिंटैक्स को क्या मानते थे? फंक्शन कॉल करने का सिंटैक्स या मेथड कॉल करने का सिंटैक्स? फंक्शन। तो अभी अगर मैं ऐसे लिख दूं तो अभी क्लियर हो जाएगा। अगर आउटपुट आया दिस इज शो फंक्शन, दैट मीन्स ये हिट हुआ है। अगर आउटपुट आया दिस इज शो मेथड, दैट मीन्स ये वाला हिट हुआ है। और अगर दोनों चल गए तो मेरा अच्छी बात। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने मेथड को आधा सीखा है, अभी हमें सिर्फ मेथड को डिफाइन करना आया है, अभी मेथड को कॉल करना हमें नहीं आया है ना। फंक्शन डिफाइन करना हमें आता है, फंक्शन कॉल करना भी हमें आता है। मेथड डिफाइन करना तो आ गया, लेकिन कॉल करना भी नहीं आया है। हम चाहते हैं कि सर मेथड कॉल किया जाए, तो कैसे करेंगे? तो ये क्या होगा? ये होगा कॉल टू शो फंक्शन। कभी कभी बेसिक लेवल के इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जबकि बनता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, है ना, कि मेथड को कैसे कॉल किया जाता है पाइथन के अंदर। तो वो हम सीखने जा रहे हैं। तो पहले क्या करना होगा? पहले आपको जिस क्लास के अंदर मेथड डिफाइन किया गया है उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मुझे आता है। अब मैं टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो मान लीजिए मैंने बना दिया t इक्वल टू टेस्ट। अब इस लाइन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? कैसे पढ़ोगे आप इस लाइन को?
इस लाइन को आप ऐसे पढ़ते हैं कि हमने टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमने टी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। इस तरह से टी हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल है जो एक टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। अब इस लाइन को बोलने में टाइम ज्यादा नहीं लग गया? लगभग 40 सेकंड लग गए इस लाइन को बोलने में मुझे, सुनने वाले को और फिर उसे समझने में ये टाइम और ज्यादा लग जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए? क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ो, यहाँ से पढ़ोगे कि भाई इस लाइन में टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना, उसका एड्रेस टी मार्क स्टोर हुआ, टी एक रेफरेंस वेरिएबल है, इसलिए हमारा टी उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। काफी लंबा सेंटेंस हो गया ये। तो क्या करें? तो कभी कभी कुछ ऐसा बोला जाता है जो कि सही नहीं होता है, कह सकते हैं वो फॉल्स स्टेटमेंट होता है। लेकिन कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जब पढ़ाई जाती है तो उसमें एक लाइन ये लिखी होती है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो एक दूसरे को समझ में आ जाए। अब वो गलत भी है तो भी वो सही माना जाता है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना। बातचीत, बातचीत का मतलब है मेरी बात आपको समझ में आ गई, आपकी बात मुझे समझ में आ गई, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन कहलाता है। अब उस बातचीत के करने में हमने क्या शब्दों का यूज करा, अगर वो गलत शब्द भी थे फिर भी हमारी बात समझ में आ गई एक दूसरे को, तो वो सही माने जाएंगे। तो कम्युनिकेशन की जब सब्जेक्ट है पूरा एक कम्युनिकेशन, उसमें पढ़ाया जाता है तो उसमें एक रूल ये भी है, ठीक है। अब ये रूल हमारी रियल लाइफ में सदियों से चला आ रहा है, सदियों से ये रूल हमारी लाइफ में चला आ रहा है। जैसे अगर आपसे कहा जाए ये हमारा सूरज है, सन, ये हमारी पृथ्वी है। अब ध्यान से देखो तो जो हमारी पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है। जब ये रोटेट होती होगी तो जो हिस्सा सन, यस यस आई गेस, तो जो हिस्सा हमारा सन की तरफ पड़ता होगा उनको दिन लगता होगा, इधर वालों को रात। और जब ये रोटेट होती होगी तो इधर वाले इधर आ गए, इधर वाले इधर आ गए। तो ये बताओ, दुनिया को ऐसे बताएं कि पृथ्वी है, घूमती है, वो एरिया जो सूरज की तरफ होगा उन देशों में दिन होगा, और जो पीछे की तरफ चला गया सूरज के वहां पर रात होगी, तो कितनों को समझ में आएगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या चीजें बनाई गई, कम्युनिकेशन के लिए कुछ शब्दों को बनाया गया कि सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पश्चिम में जाके छुप जाता है। अब सूरज से जाकर पूछोगे भी छुपते हो निकलते हो, ये तो मना कर देगा कि ना तो मैं निकलता हूँ ना मैं छुपता हूँ, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ। तो फिर दुनिया तो यही कहती है कि सूरज निकलता है, सुबह 5 बजे निकलेगा, टीवी पर देखते हैं कि आज सुबह का सूरज निकलेगा 5 बज के 40 मिनट पे और शाम को इतने बजे छुप जाएगा। तो सब दुनिया झूठ पड़ रही है भाई, ये तो सीधा सीधा झूठा दिख रहा है। क्या करें? क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, जो बातें समझाने की कोशिश करी जा रही है वो समझ में आ रही है लोगों को, इसलिए ये झूठ चल रहा है और चलता रहेगा कि सूरज छुपता है और सूरज निकलता है। सच्चाई है सूरज ना कभी छुपता है ना सूरज कभी निकलता है, पृथ्वी घूमती है जिसकी वजह से हमारा दिन रात होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इस लाइन में आप एक झूठ बोल दो, क्या, कि हमने टी नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन टी ऑब्जेक्ट तो नहीं है। टी तो एक वेरिएबल है जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। पिक्चर क्या है इसकी, ऐसे मान लो ये टेस्ट ऑब्जेक्ट है आपका, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, और टी तो बस इसको रेफर कर रहा है। तो अब हम कम्युनिकेशन में क्या बोलेंगे कि हमने टी नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया टेस्ट क्लास। ये छोटा स्टेटमेंट हो गया, और आपको इसके पीछे की सच्चाई क्या है लेकिन पता होनी चाहिए। तो अब हम आगे जब भी बढ़ेंगे पाइथन के अंदर तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि हमने क्या करा, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया टेस्ट क्लास का जिसका नाम टी है, हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया कार क्लास का जिसका नाम ए है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया कार क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम बी है, हमने एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम सी है। बातों को समझना और समझाना आसान हो जाएगा। तो ये झूठ पाइथन प्रोग्राम में चलता आ रहा है और चलता रहेगा, लेकिन इसके पीछे का ट्रुथ क्या है वो आपको पता होनी। चलिए, तो हमने क्या करा,
हम क्या सीख रहे थे? हम सीख रहे थे मेथड को कैसे कॉल किया जाए। तो मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट, जिस क्लास का मेथड है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो टेस्ट क्लास के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, शो मेथड को रखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, टेस्ट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना होगा। बना लिया। अब दूसरा काम क्या होगा, ऑब्जेक्ट के नेम पे डॉट लगाकर, ऑब्जेक्ट के नेम पर डॉट लगाकर मेथड को कॉल करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का नेम है टी, डॉट मेथड का नाम है शो, कॉल कर। जब भी किसी भी क्लास का मेथड कॉल करना होगा, ये एक सिंटैक्स है जो हमें ध्यान रखना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि आप जाने अनजाने में इस बात को जानते हैं और कई महीनों से शायद आप इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर। तो अभी यहाँ पर हमने क्या करा, हमने अभी टेस्ट क्लास के शो मेथड को कॉल करना है। तो टेस्ट क्लास का पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड को कॉल कर दिया, टी डॉट। तीसरा रूल, अभी दो रूल हुए हैं, है ना। पहला रूल टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरा रूल उस ऑब्जेक्ट पे डॉट लगा के मेथड कॉल करेंगे। तीसरा और आखिरी रूल क्या है, क्यों सर इन दोनों से काम नहीं होगा? हमने कहा नहीं होगा। चला दें तो एरर आ जाएगी, चला लो। चलो एरर ही देखें सर, एरर आ गई। फंक्शन तो चल गया, ये लाइन तो चल गई, लेकिन कॉल नहीं हुआ। अब एरर क्यों आई सर, एक बार पढ़ के देखें। हमने कहा पढ़ के देख लो। कह रहा है शो टेक्स जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वाज गिवन। क्या मतलब है इसका? हाँ, तो ये एरर हमें ये कहना चाह रही है कि जब आपने शो मेथड कॉल किया है तो आपने इसमें एक आर्गुमेंट पास किया है, लेकिन आपने जब इसे डिफाइन किया है तो उस आर्गुमेंट को किसी पैरामीटर में रिसीव नहीं करा है। अब आप पहली बार में तो सोचेंगे कि इंटरप्रेटर झूठ बोल रहा है, क्योंकि ना तो हमने कॉल करते समय कोई आर्गुमेंट पास करा है, इसलिए हमने उसे कहीं रिसीव नहीं करा किसी पैरामीटर में। भाई अगर मैं पास करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, 10 मैंने पास करा और यहाँ पर मैंने एक्स में उसे रिसीव कर लिया। अगर मैं दो आर्गुमेंट पास करूंगा ऐसे करके, तो मैं यहाँ पर दो पैरामीटर बनाकर उसे रिसीव कर लूंगा। और अगर मैंने कुछ पास ही नहीं करा कॉल कराते समय, तो फिर रिसीव करने की बात ही कहाँ से आ गई? ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर तो यही कह रहा है आपने एक आर्गुमेंट दिया है कॉल करते समय, लेकिन आपने उसे रिसीव नहीं करा। अब होता क्या है, तीसरा रूल ये कह रहा है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड को कॉल करते हैं, तो बिहाइंड द सीन बाय इंटरप्रेटर, आपसे पूछा नहीं जाएगा, ऐसा करा जाएगा। बाय इंटरप्रेटर, जिस ऑब्जेक्ट ने मेथड को कॉल किया, टी ऑब्जेक्ट ने मेथड को कॉल किया, उस ऑब्जेक्ट को ही आर्गुमेंट में पास कर देते हैं। ये जो टी ऑब्जेक्ट था, इसी को आर्गुमेंट में पास कर दिया गया। हमसे परमिशन नहीं ली, हमसे नहीं पूछा गया ऐसा करें ना करें, ऐसा किया जाएगा। ऐसा रूल नंबर थर्ड है। जब किसी मेथड को कॉल किया जाता है तो उसका रूल नंबर थर्ड यही है। ये होगा ही होगा, आप इसे रोक नहीं पाएंगे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर किसी मेथड को कॉल करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट को एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट पास कर दिया जाता है। अब ये रूल नंबर थर्ड हमारी जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको यहाँ पर रिसीव करने की याद आएगी कि यार कॉल करने वाला वहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो ही आएगा एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, उसे रिसीव करना। तो अब यहाँ पर एक पैरामीटर बनाकर आप उसे क्या करेंगे, किसी वेरिएबल के अंदर रिसीव करेंगे। अब उस वेरिएबल का नाम आप क्या देना चाहते हैं, कुछ भी दे दो। तो मान लीजिए मैंने उसका नाम एक्स दे दिया या ओबीजे दे दिया। ओबीजे मतलब वो ऑब्जेक्ट, तो अब ओबीजे के अंदर कौन आएगा, टी। तो अगर मैं यहाँ पे टी को प्रिंट कराऊं और यहाँ पर मैं ओबीजे को प्रिंट कराऊं, तो सेम आउटपुट होगा, क्योंकि वो टी ही तो यहाँ पर क्या होगा। अब चलाएंगे तो डेफिनेटली चलेगा।
तो मेथड को कॉल करने के 3 रूल। पहला, जिस क्लास का मेथड है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रूल नंबर 2, उस ऑब्जेक्ट पे डॉट लगाकर मेथड को कॉल करेंगे। रूल नंबर 3, वो जो ऑब्जेक्ट होगा जिसने अभी मेथड कॉल किया है वो हमारा एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट पास कर दिया जाएगा, आपसे पूछे बिना ये काम कर दिया जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट आपके कोड में ये पड़ेगा कि जब आपने मेथड को डिफाइन किया है क्लास में तो आपको वो ऑब्जेक्ट को रिसीव करना पड़ेगा। अब इस कोड को मैं अलग लिख रहा हूँ। सिंपली मैंने एक क्लास बनाई और मान लीजिए क्लास का नाम ए कर दिया। ठीक है, इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम मैंने M1 कर दिया। अब देखो अप्रोच क्या रहती है प्रोग्रामर की, कि प्रोग्रामर जब क्लास बना रहा है, क्लास के अंदर मेथड बना रहा है, तो उसे तीनों रूल याद हैं। जिस समय मेथड बना रहा है उस समय वो तीनों रूल जानता है। तो उसको रूल नंबर 3 की याद आ गई कि मैं मेथड बना रहा हूँ, अब जब भी मेथड कॉल होगा तो पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट पे कॉल होगा, फिर वो ऑब्जेक्ट मेरे मेथड में एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट पास होगा तो मुझे रिसीव करना ही पड़ेगा। तो मैं अभी, मुझे याद है तो मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पर एक पैरामीटर। ये थोड़ा ना कि पहले बना लूंगा फिर कॉल करूंगा तो वापस आऊंगा फिर लिख कर जाऊंगा। तो ये आपको याद है तो अभी लिख दो, लिखना तो है ही आपको। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच रहती है कि जब भी हम क्लास के अंदर मेथड बनाएंगे तो उस मेथड में एक सिंगल पैरामीटर जरूर रखते हैं। वो सिंगल पैरामीटर क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हमारा मेथड को कॉल कर रहा है। अब इसमें क्या लिखना है वो बात की बात है, उसमें अभी हमें कुछ नहीं सीखना। तो लिख दिया मैंने यहाँ पर दिस इज M1। अच्छा, मैंने क्या करा, एक क्लास और बनाई बी नाम, और यहाँ पर मेथड बना दिया M2। अब ये बात हमारे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। जैसे अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे M2 मेथड कॉल करना है, बताओ क्या करें सबसे पहले। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये गलत स्टेटमेंट है। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, हवा में बनेगा ऑब्जेक्ट। तो बताओ ना किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की बात चल रही है, ए के बी की दोनों के, किसका? बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कौन सा मेथड कॉल करना है, M2। तो अब थोड़ा ब्रेन में प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि अब ज्यादा समझना पड़ रहा है। अभी तक हमारा ब्रेन सब ये समझ रहा था ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, ये सुन ही नहीं रहा था कि किस क्लास का बनाना है। अब जब मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया तो हमारे ब्रेन पर जोर पड़ रहा है थोड़ा, क्योंकि अब उसे ये समझना पड़ रहा है कि ऑब्जेक्ट किसी क्लास का बनता है, जबकि ये बात हम कल से जानते हैं, है ना। तो अब मुझे अगर M2 मेथड कॉल करना है तो M2 मेथड पहले जानना पड़ेगा किस क्लास में लिखा हुआ है, क्लास बी में लिखा हुआ है। तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है उसी क्लास का, उसी क्लास का जिस क्लास का मेथड कॉल करना है। तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम स्मॉल बी रखिए। तो स्मॉल बी क्या है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। अब अगला काम क्या करें, पहला काम हो गया अभी, दूसरा काम क्या होगा, कॉल करेंगे। कैसे करेंगे कॉल, बी डॉट M, बस बाकी काम तो जो होगा वो अपने आप होगा। एक क्लास में आप जितने चाहें उतने मेथड बना सकते हैं, एक क्लास के मल्टीपल बिहेवियर हो सकते हैं। कोई सा नहीं कॉल होगा, मेथड तभी कॉल होगा जब, मेथड तभी रन होगा जब उसे कॉल करेंगे। सोचो ना, मैंने ऐसे लिखा ही नहीं तो क्या आपको लगता है कुछ चलेगा, क्यों चलेगा। अब मान लीजिए
मैंने लिख दिया बी डॉट एम वन, चलेगा या नहीं चलेगा? क्या एम वन मेथड कॉल होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एम वन मेथड किस क्लास का है? ए का। तो उसको चलाने के लिए क्लास ए का ऑब्जेक्ट है। तो जिस क्लास का बिहेवियर है वो उस क्लास के मेथड से ही चलेगा। अभी क्या आएगी फिर? एरर, मना कर देगा कि बी ऑब्जेक्ट के पास एम वन तो है ही नहीं, क्योंकि बी ऑब्जेक्ट के पास वो होगा जो बी क्लास के मेथड। अब अगर मुझे यहाँ पर एम वन मेथड कॉल करना है तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा? क्लास ए का। तो स्मॉल ए नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास ए का। अब उसको चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि क्या, अच्छा जो आपने पूछा था पहले वो कर देते हैं, फिर जो मेरे दिमाग में आ रहा है फिर वो मैं कर। मैंने इसी क्लास में दो मेथड बना दिए, क्योंकि हमारे समाज में ये नहीं आ जाना चाहिए कि एक क्लास में एक मेथड बनाएंगे तो अगर मुझे 100 मेथड बनाने हैं तो 100 क्लास बनानी पड़ेंगी। नहीं, एक ही क्लास में 100 मेथड आ सकते हैं, एक ही क्लास में इनफाइनाइट मेथड आ सकते हैं। ठीक है। अब चाहे एम वन मेथड कॉल करो चाहे एम टू मेथड कॉल करो, ऑब्जेक्ट किस क्लास का चाहिए होगा? ए का ही चाहिए होगा। अच्छा ऐसा भी कहीं दिमाग में ना आ जाए कि एक ऑब्जेक्ट एक मेथड कॉल करेगा फिर खत्म हो जाएगा। वो एक ऑब्जेक्ट जितने चाहे उतने मेथड कॉल कर सकता है, जितनी बार चाहे उतने को मेथड कॉल कर सकता है। तो मैंने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने एम वन मेथड कॉल करा, इसी ऑब्जेक्ट पर मैंने एम टू कॉल करा, इसी ऑब्जेक्ट पर मैंने फिर से एम वन कॉल कर दिया, फिर से एम वन कॉल कर दिया, फिर से एम टू कॉल कर दिया। तो किसी भी क्लास के एक ऑब्जेक्ट पर उस क्लास के कितने भी मेथड कितनी बार भी कॉल करवा सकते हैं। तो मैंने एक ही ऑब्जेक्ट पर एम वन को 3 बार चलवा लिया और उसी ऑब्जेक्ट पर एम टू को 2 बार चलवा लिया, और भी होंगे तो और भी चलेंगे, मना थोड़ी है। चलिए अब मेरे दिमाग में जो आ रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम ए कर दिया, इसके अंदर एक मेथड बनाया मान लीजिए एम वन नाम से, और सिंपली यहाँ लिख दिया जैसे एम वन। अच्छा ऐसा हो सकता है मैंने इस क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये तो हो ही सकता है। मैं एक क्लास के जितने चाहूँ उतने ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ क्या? ए वन डॉट एम वन, भाई किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए हमें उसी क्लास का ऑब्जेक्ट लगाना होता है, सही है। तो अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो क्या कोई ये क्राइम हो जाएगा? ये भी तो सही है फिर। भाई मैं एम टू मैथड क्लास ए का है, सॉरी एम वन, एम वन मैथड क्लास ए का है, तो क्लास ए के ही ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहा हूँ। ए टू भी तो क्लास ए का ही ऑब्जेक्ट है, वो अलग थोड़ी है कोई। क्योंकि कल कहानी में कहा था ना अपने, एक क्लास के जितने ऑब्जेक्ट होते हैं सिमिलर होते हैं, तो जहां पर ए वन का यूज हो रहा है वहां ए टू का भी कर सकता हूँ, क्योंकि ए वन ए टू दोनों क्लास ए के ही ऑब्जेक्ट हैं। जितना ए वन के पास है उतना ए टू के पास है, जितना ए टू के पास है उतना ए थ्री के पास होगा, सब सिमिलर ही होंगे। तो अगर कोई काम ए वन कर सकता है तो वो काम ए टू ए थ्री या कोई भी ऑब्जेक्ट क्लास ए का कर सकता है ना, तो तभी तो सिमिलर कहलाएंगे। तो अब अगर मैं ए थ्री चलाऊंगा तब भी तो चलेगा? हमने कहा बिल्कुल चलेगा। ठीक है। अब
अगर हम वर्डिंग्स को देखें कि हम क्या बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि इंटरनली ये लाइन का एग्जीक्यूशन जब किया गया होगा तो इस लाइन में M1 कॉल करते समय एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट किसको पास कर दिया गया होगा, A1। अच्छा, तो जब A2 पर M1 मेथड कॉल किया गया होगा तो यहाँ पर एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट क्या पास किया गया होगा, A1 या A2? A2। जिस ऑब्जेक्ट ने मेथड कॉल किया वो ऑब्जेक्ट खुद पास होता है, A3 डॉट M1। इस बार कौन पास होगा, A। तो सर ये नई बात कहाँ रही है, तो वही बात है जो हम अब तक जानते थे। हमने कहा नई बात अभी आएगी, है ना। तो अब इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी मेथड को कॉल करते हैं तो एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट वो ऑब्जेक्ट खुद पास होता है। इस बात को दोबारा बोलेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट पर किसी मेथड को कॉल किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट खुद पास होता है। इस बात को तीसरा बोलेंगे और एक वर्ड पर जोर देंगे। जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई मेथड कॉल किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट, अब जोड़ देने वाला वर्ड, तो वो ऑब्जेक्ट एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट खुद पास होता है। खुद, खुद को फोकस करना है, खुद पास होता है। अच्छा, खुद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब जब मैं मेथड को डिफाइन कर रहा हूं, जब मैं मेथड को डिफाइन कर रहा हूं तो मुझे पता है कि यहाँ पर कौन आएगा, वो ऑब्जेक्ट खुद आएगा जो मेथड को कॉल करेगा। यही तो हो रहा है। यहाँ पर एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट कौन आएगा, वो ऑब्जेक्ट खुद आएगा, वो ऑब्जेक्ट खुद आएगा जो कॉल करेगा। तो खुद को ही लिख दो, यहाँ पर ओबीजे क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग, सेल्फ। सेल्फ इज नॉट ए पाइथन कीवर्ड, सेल्फ इज नॉट ए पाइथन प्रोवाइडेड एनीथिंग। सेल्फ इज लाइक माई वेरिएबल। जैसे मैं आईजे के नाम रख रहा हूँ वेरिएबल का, मैंने नाम रखा ओबीजे, उसी तरह से सेल्फ नाम से मेरा एक पैरामीटर होता है। लेकिन इसको रख लेने से रीडेबिलिटी बहुत बेटर हो जाती है। इससे सामने वाले को ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि इसमें खुद ऑब्जेक्ट आएगा। कौन सा वाला ऑब्जेक्ट खुद आएगा, जो मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, तो 100 में से 100 लोग इसी प्रैक्टिस को करते हैं। जब भी क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं तो मेथड के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट क्या देते हैं, वो सेल्फ देते हैं, जिससे कि हम ये बताना चाहते हैं कि फर्स्ट आर्गुमेंट में ऑब्जेक्ट खुद आएगा जो मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, बट सेल्फ इज नॉट ए रूल। अगर रूल होता तो अब तक आपने प्रोग्राम बना दिए, वो चल कैसे गए, है ना। एक नाम है, आप कुछ भी दे दो, आई दे दो, जे दे दो, के दे दो, एक्स दे दो, ओबीजे दे दो, अपना नाम दे दो, किसी का नाम दे दो, इससे बढ़िया रीडेबिलिटी वाला नाम दो और भी चलेगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, मान लीजिए इस बार मेथड को कॉल करते समय मैंने अपना आर्गुमेंट भी दिया। भाई मैं अपने भी तो आर्गुमेंट दे सकता हूँ, जो पाइथन का खुद आर्गुमेंट होगा वो तो जाएगा ही जाएगा, मैं भी तो अपने दे सकता हूँ, तो मैंने अपना भी दे दिया। तो अब ये बताओ, जो ऑब्जेक्ट खुद एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट जाता था, क्या वो अभी भी जाएगा? अगर वो जाएगा तो मेरे वाले को हटा देगा वो, तो आपके वाले को सेकंड बना देगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट खुद एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट ही जाएगा और आपके वालों को क्या बना देगा, सेकंड बना देगा। तो आप जितने भी आर्गुमेंट अपने वाले पास करना चाहते हो, मना नहीं है, आप अपने करो, लेकिन ऑब्जेक्ट खुद एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट सेट होगा और आपके वाले फिर एक एक पोजीशन आगे बढ़ जाएंगे। अब जब आप मेथड बनाओगे तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि पहला आर्गुमेंट तो ऑब्जेक्ट खुद होगा, सेकंड मेरा वाला है जो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे चाहिए।
तो आई में कौन आएगा, 10 आ जाएगा, और सेल्फ में कौन आ जाएगा, ये। तो अब अगर मैं यहाँ पर सेल्फ और आई का यूज करूंगा, तो सेल्फ का मतलब वो ऑब्जेक्ट होगा इस मेथड के अंदर जिसने कॉल किया, और आई का मतलब वो आर्गुमेंट होगा जो आपने कॉल करते समय खुद पास किया। तो अब हमें बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जो मेथड कॉल करता है वो आर्गुमेंट में पास होता है, लेकिन किस नंबर का आर्गुमेंट, एज ए फर्स्ट नंबर आर्गुमेंट पास होता है। और हमारे वाले अगर हैं तो वो सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे हो जाते हैं। तो ये सिंटैक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो हम लोग सीख रहे हैं अभी। अभी इसमें हम कॉन्सेप्ट को जोड़ देंगे। जैसे अभी आपको बताया गया, क्यों नहीं करा सकते, बिल्कुल कराओ, मैं थोड़ा करा किसी ने, सेल्फ प्रिंट कराओ। तो सेल्फ वो ऑब्जेक्ट ही तो है, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, A1 वाला है। इधर आके आप A1 को प्रिंट करा के देखो, तो A1 में और सेल्फ में एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा है, अलग थोड़े ना है। देखो ये और ये सेम है। पहला पड़ाव होता है कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा होता है, वो पड़ाव हमारा पूरा हो गया। दूसरा पड़ाव ये होता है कि ऐसा क्यों होता है, करने वाले ने ऐसा क्यों करा। करने वाला ऐसा करता ही नहीं तो पढ़ना ही नहीं होता। तो ये आपको फील कराने वाला पॉइंट होता है कि आप चीजों को फील कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चीजों को फील कर पा रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ऐसा आखिर करने वाले ने क्यों करा। वो करने वाला हमारी आपकी तरह इंसान ही है, कुछ ना कुछ तो दिमाग में उसके रहा ही होगा ऐसा करने के पीछे का मकसद, आएंगे उस पर, है ना। लेकिन उससे पहले एक और क्यों का आंसर लेते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्या क्या होता है, अब हम हर चीज के क्या का क्यों पढ़ने की कोशिश करेंगे, कैसा ही क्यों होता है वैसा क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले एक क्या हमने पढ़ा कि अगर मेरे पास कोई भी क्लास है, उस क्लास के अंदर अगर कोई एक मेथड है, और उस मेथड को अगर मुझे कॉल करना हो 3 बार, अब मैं इस मेथड को 3 बार कॉल करना चाहता हूं, तो आप कैसे वाला भी जानते हैं, क्या है वो भी जानते हैं, और कैसे वाला भी जानते हैं। कैसे का मतलब कोड, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि इस मेथड को 3 बार कॉल कराइए, तो मेरे पास कितने तरीके होंगे इस मेथड को 3 बार कॉल कराने के। पहला तरीका, मैं क्लास ए का एक ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इस ऑब्जेक्ट पर 3 बार मेथड कॉल कर दूंगा। बताओ क्या ये तरीका मेरा गलत है या सही है। तो जब हम सही और गलत की बात करते हैं, तरीका सही है गलत है, तो सिंटैक्स के ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो सही है। एक ऑब्जेक्ट पर मेथड कितनी बार भी कॉल कर सकते। अच्छा, अगर मैं ऐसा ना करके ऐसा कर दूं कि मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, एक बार A1 पे कॉल कर दे, एक बार A2 पे कॉल कर दे, एक बार A3 पे, तो क्या अब एम मेथड 3 बार कॉल होगा या नहीं होगा। तो सर आउटपुट तभी वही आ रहा है। तो सर ऐसे तो एक तरीका और बना दो, A1 पे 2 बार कॉल कर दो, A2 पे 1 बार कॉल करना, तब भी 3 बार हो जाएगा। एक और बना दो, A1 पे आप 1 बार कॉल करना, A2 पे आप 2 बार कॉल कर देना। तो ऐसे तो सिंटैक्स तो मैं आ ही गया, कर तो लेंगे ही, लेकिन अब जितने भी कर लेंगे हैं इनमें से सही तरीका क्या है।
ऐसे तो कई परम्यूटेशन बना लेंगे हम तो ऐसे, क्योंकि सिंटैक्स तो हमें आ ही गया ना अब लिखना। इनमें सही कौन सा है? ये वाला ज्यादा सही तरीका है कि अगर किसी क्लास के मेथड को 3 बार कॉल करना हो तो 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना चाहिए, ये सही तरीका है, या एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस पर 3 बार कॉल कर देते हैं, ये सही तरीका है? हाँ जी, ये है पिक्चर। तो अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दे सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि देखो अगर एक ऑब्जेक्ट बनता है तो मेमोरी भी एक ऑब्जेक्ट ही कंज्यूम होगी, और 3 बनाओगे तो 3 की मेमोरी कंज्यूम हो जाएगी। तो उस नजरिए से देखा जाए तो एक ऑब्जेक्ट पर 3 बार मेथड कॉल करना ये ज्यादा सही लग रहा है। अब इसका काउंटर क्या दिया जा सकता है? इसका काउंटर ये दिया जा सकता है कि अगर आपको मेमोरी को सेव करना है तो आप एक काम करो ना, ऑब्जेक्ट ही क्यों बना रहे हो, फंक्शन बनाओ एम को, क्योंकि फंक्शन बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कॉल हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आप एम को मेथड ना बनाकर एम को फंक्शन बना देते, क्लास के बाहर लिख देते, तो क्या आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती? एक भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ती नहीं। तो और मेमोरी बच गई। मेमोरी क्यों लगा रहे हैं? क्या जवाब देंगे इसका? सर, हाँ बोलो। जो ये A1 वाला ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर तो सिर्फ जितने भी आउटपुट आ रही है वो A1 ऑब्जेक्ट की है। और जो अपन ने A1 A2 A3 तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जो आउटपुट आ रही है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की है। A1 ऑब्जेक्ट की अलग है, A2 ऑब्जेक्ट की अलग है, A3 ऑब्जेक्ट की अलग है। चलो, आपका आंसर सही है, लेकिन इस आंसर को सबको समझने में बहुत टाइम लगेगा अभी। चलो समझते हैं। तो आपने कहा कि भाई मेमोरी सेव करें, तो फिर एक ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट से ही मैंने उसका काउंटर दिया कि हम ऑब्जेक्ट ही क्यों बना रहे हैं, फंक्शन बनाओ, है ना? तो बात मेमोरी बचाने या लगाने की अब नहीं रही। बात हमारी है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मेमोरी लगाने के लिए, मेमोरी बचाने के लिए? हमने कहा नहीं। फिर क्यों पढ़ा आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? कल 1 2 घंटे क्यों लगाए आपने? इसलिए लगाए क्योंकि हमारे दुनिया के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको प्रोग्राम में हम दिखा नहीं पाते थे, उनको प्रोग्राम में दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई। तो अब मेमोरी वाला पॉइंट नहीं रहा। पॉइंट क्या रहा कि जो दुनिया में जैसा है वो वैसा ही प्रोग्राम में दिखाया जा सके तो कोड लिखना आसान हो जाता है। उसके लिए मेमोरी की कुर्बानी दी जा सकती है, लग रही है लगने तो कोई बात नहीं। पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। ठीक है। तो अब इसी एग्जाम्पल को मैं एक दूसरे तरीके से समझाऊंगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसको मैं ABCD में ना समझाकर एक रियल लाइफ के साथ समझाता हूं। मान लीजिए अकाउंट नाम की एक क्लास है, और अकाउंट नाम की क्लास के अंदर डिपॉजिट नाम का एक मेथड है। कोई लॉजिक नहीं लिख रहा हूं मैं इसके अंदर, सिर्फ इतना लिख रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि कब एक ऑब्जेक्ट पर मेथड को बार बार कॉल करना चाहिए, कब अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाकर मेथड को कॉल करना चाहिए। तो वो पर्पज है इस कोड को लिखने में। तो इसमें ये नहीं पूछना है कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ, किसके खाते में हुआ, हो गया, है ना? अब मैंने क्या करा, मुझसे कहा गया कि आपको डिपॉजिट मेथड कॉल करना है। ठीक है। अब डिपॉजिट मेथड कॉल करना है तो किस क्लास का मेथड है ये? अकाउंट क्लास का। तो मुझे क्या चाहिए होगा? अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही होगा, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितने बना लो? हमने कहा एक तो बना ही लो। अब आपने क्या करा, E1 डॉट डिपॉजिट चल गया, हमने कहा चल गया। अब सर मुझे 3 बार कॉल करना है और मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ इसी पर 3 बार कॉल करूं या 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के कॉल करूं। तो अब हमने आपसे पूछा कि ये बताओ कि आपने अकाउंट क्लास क्यों बनाई? हमने कहा बैंकिंग सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए।
बैंक में कोई भी एक कस्टमर अगर आएगा तो जैसे ही वो अपना अकाउंट ओपन करवाएगा, प्रोग्रामेटिकली हम ये मानेंगे अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया। दैट मीन्स ये लाइन तब चलाएंगे हम जब बैंक में कोई कस्टमर अपना नया खाता खुलवाएगा, तो बिहाइंड द सीन ये लाइन चलेगी। ठीक है। अब अगर बैंक में मान लीजिए 10 कस्टमर हैं, तो 10 के अपने अपने खाते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक ही खाते में 10 लोग अपना अपना काम करेंगे, सबके अपने अपने अकाउंट बनेंगे। तो अगर बैंक में मान लीजिए आपसे कहा गया कि 3 अकाउंट ओपन करने हैं, तो आपको क्या करना होगा, 3 अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। आपसे कहा गया बैंक में 5 अकाउंट ओपन करने हैं, तो आपको 5 अकाउंट ऑब्जेक्ट बनाने होंगे। ये उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिया जा रहा है जिसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक क्लास के इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं तो कितने बनाने चाहिए। तो एक क्लास के तो कितने भी ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, कितने बनाऊं मैं, मेरे प्रोग्राम में कितने बनाने सही रहेंगे। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हाथ में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि एक बैंक में 10 खाते खुलने हैं, दैट मीन्स आपको 10 अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने। अब दूसरी बैंक में 10 लाख खाते हैं, मतलब 10 लाख अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने। एक बैंक अभी नई खुली, आज ही खुली है, कोई खाते ही नहीं है बैंक के पास, मतलब अकाउंट क्लास बन गई है उसकी, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को नहीं बनाना है अभी। जब कस्टमर आएगा खाता खुलवाएगा तो बिहाइंड द सीन कोड चलना चाहिए अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। आई होप इस क्वेश्चन आंसर मिल गया होगा कि एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बनने चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डिसाइड होगा, हमारे हाथ में नहीं है कि एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं। हमें तो टॉपिक दिया गया है, एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, आप देखो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी। अब 3 खाते खुल गए। अब बैंक में मान लीजिए पहला खाता सोनू का है, दूसरा मोनू का है, तीसरा चिंटू का है, समझने के लिए मान लेते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, हमने कहा जमा करना है, तो जमा किसके खाते में करोगे, बैंक में जमा करोगे किसी खाते में होगा ना, किसी का अकाउंट। हमने कहा सोनू के में करना है। अब बताओ, हमने जो माना था सोनू का अकाउंट कौन सा है, A1। तो आपको कोड में क्या करना है, A1 पे डिपॉजिट मेथड कॉल करना। इसका मतलब क्या माना जाएगा कि सोनू ने अपने खाते में रुपए जमा कर दिए। तो ये जो ऑपरेशन हुआ, ये जो बिहेवियर हुआ, ये किस पर परफॉर्म किया गया, A1 के ऑब्जेक्ट पर। A1 वाला जो ऑब्जेक्ट था सोनू, उस पर किया गया। अब मुझसे कहा गया कि मोनू ने अपने खाते में रुपए जमा करने हैं, तो इस बार ये बताओ, रुपए जमा करने हैं मतलब डिपॉजिट मेथड चलना है, लेकिन किसके खाते के लिए चलना है, किस अकाउंट के लिए चलना है, मोनू के। और मोनू का अकाउंट ऑब्जेक्ट हमने क्या माना हुआ है, A2। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, A2 डॉट डिपॉजिट। अब मुझसे कहा गया सोनू फिर आ गया अपने खाते में रुपए जमा करने के लिए, तो फिर से डिपॉजिट कॉल करना है। किस पे कॉल करना है इस बार, A1 पे। अब चिंटू भी आ गया, कह रहा मैं भी जमा करूंगा, A3 डॉट डिपॉजिट। समझ में आता है कैसे डिसाइड करते हैं एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बनने चाहिए और कब किस ऑब्जेक्ट पर मेथड कॉल करना चाहिए। एज ए प्रोग्रामर आपको सिंटैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ये डिसीजन मेकिंग तो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद समझ में आएगी कि कैसे कोड को आगे बढ़ाना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप कोई मेथड कॉल करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम हो गया। अब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के देखेंगे कि काम को कौन सा ऑब्जेक्ट कर रहा है। अच्छा, अभी जैसे इस रूम में देखो तो 8 फैन ऑब्जेक्ट लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 फैन ऑब्जेक्ट में सारे ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं, नहीं, एक ही काम कर रहा है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। अब किससे काम कराना है, आप देखो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। बिहेवियर पे काम करना आ गया। अब सोचो अकाउंट क्लास में अगर मैं एक और बिहेवियर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं। अगर मैं अकाउंट के अंदर जैसे डिपॉजिट बिहेवियर को लिखकर आया, डिपॉजिट मेथड को लिखकर आया, अगर एक और मेथड मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, विड्रॉ। एक और लिखना हो तो चेक बैलेंस। तो किसी भी क्लास में कितने मेथड होते हैं मेरे हाथ में नहीं है। आप बताओ कि वो क्लास क्यों बनाई थी,
और जिस पर्पस के लिए वो क्लास बनाई थी वो पर्पस में क्या क्या चीजें होती हैं रियल वर्ल्ड में, वही चीज प्रोग्राम के अंदर लिखी। ठीक है, तो हमें सिंटैक्स सीखना है कि क्लास में मेथड कैसे बनाया जाता है, कितने बनाने हैं, किस किस नाम के बनाने हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हाथ में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बदलेगी, हमारा क्लास का नाम बदल जाएगा, उसके अंदर नंबर ऑफ मेथड कितने बदल जाएंगे, मेथड के नाम क्या होंगे वो सब बदल जाएंगे, लेकिन जो सिंटैक्स है वो वही रहेगा, मेथड डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, चलो अब मेथड को डिफाइन करने के बाद एक चीज और थी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, क्या, प्रॉपर्टी। अगर आप थ्योरी देखें तो मैंने आपसे कहा था किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे यही अकाउंट ऑब्जेक्ट अगर मैं ले लूं, चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं, ब्रेन में सेट हो रही चीजें उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो A1 A2 अकाउंट बने हैं, A1 अकाउंट का अकाउंट नंबर भी तो होना चाहिए, A1 अकाउंट का अकाउंट टाइप भी तो होना चाहिए, A1 अकाउंट में कुछ इनिशियल बैलेंस भी तो होगा, A1 का कोई ओपनिंग डेट होगा ना, अकाउंट खाता कब खुला है, तो इस पर ये सारी चीजें A2 के साथ भी होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें तो A3 के साथ भी होनी चाहिए। जनरलाइज कर दो, ये सारी चीजें तो किसी भी अकाउंट ऑब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए। जितने भी अकाउंट ऑब्जेक्ट हैं, हर अकाउंट ऑब्जेक्ट का अकाउंट नंबर, बैलेंस सब होना ही चाहिए, है ना। तो अब हम सर वो करना चाहते हैं, कैसे करें इस काम के लिए। हमने कहा तो क्या करोगे, इसी प्रोग्राम में आप A1 ऑब्जेक्ट, A2 A3 ऑब्जेक्ट जब बन गए तो रुपए जमा तो बाद में करोगे ना, पहले इनिशियल बैलेंस तो बता दो कितना रखा है, उसमें जमा तो होगा। तो इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और दो ऑब्जेक्ट के साथ मैं करके दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट क्लास के बना लिए, A1 और A2। अब मुझसे पूछा गया बताओ A1 की प्रॉपर्टीज क्या, हमने कहा कुछ नहीं है, जीरो। अब A1 ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, और कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, वही जो उस क्लास की मेथड है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो जो A1 ऑब्जेक्ट है ना तो इसके पास कोई बिहेवियर है अभी और ना इसके पास कोई प्रॉपर्टी है, सेम A2 भी, क्योंकि A2 भी सिमिलर है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो दोनों ऑब्जेक्ट या अकाउंट क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे होंगे, हर ऑब्जेक्ट के पास डिपॉजिट बिहेवियर आ गया। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज के मामले में देखें तो जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहा है अकाउंट क्लास के, किसी के पास अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी ऐड करनी है। तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जिस नाम की प्रॉपर्टी ऐड करनी है, उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टी का नाम, मान लीजिए अकाउंट नंबर ACN, और इसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने कर दी 10। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि A1 ऑब्जेक्ट अपने अंदर अकाउंट नंबर प्रॉपर्टी को ऐड कर रहा है और उसकी वैल्यू क्या असाइन कर रहा है, 10। ठीक है, अब हमने कहा A1 के अंदर बैलेंस भी कर दो, तो A1 का बैलेंस हमने कर दिया मान लीजिए 2000। अब ऐसा करने से क्या हुआ, अगर मैं मेमोरी में पिक्चर दिखाऊं तो ये A1 वाला ऑब्जेक्ट है, ये A2 वाला ऑब्जेक्ट है। जो A1 वाला ऑब्जेक्ट है, बनने के बाद आपने उसके अंदर अकाउंट नंबर ऐड कर दिया, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है। आपने उसके अंदर बैलेंस दे दिया 2000, लेकिन एक चीज बताओ A2 में क्या है, A2 ऑब्जेक्ट के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी है नहीं। तो आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो एक रूल ब्रेक हो गया, क्योंकि अब A1 A2 ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं रहे, क्योंकि A1 के अंदर दो प्रॉपर्टीज आ गई, अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन A2 के अंदर कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, जबकि वो भी अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो आपको बहुत ध्यान से ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लाइन A2 के लिए भी आप लिख कर आएंगे, A2 का अकाउंट नंबर दो, A2 का भी बैलेंस आप दो, सेम करना अलग करना वो आपकी मर्जी है। अब
ऐसा लिखने के बाद A2 ऑब्जेक्ट के अंदर अकाउंट नंबर आ गया 102 और इसका बैलेंस हो गया 2000। ठीक है। अच्छा सर, क्या होगा अगर मैंने जानबूझकर या गलती से लिख दिया A1 डॉट बैलेंस इक्वल टू 4000? तो इसका मतलब क्या होगा, A1 में बैलेंस ऐड हो जाएगा 4000। सर बैलेंस तो पहले से ही है 2000। तो ये जो लाइन होती है असाइनमेंट वाली कि हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा वो आप फ्री हैं, आप इसका नाम आई जे के एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं, आपके मन में है। जब आप असाइन कर रहे हैं तो दो बातें हैं, अगर ये प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से है तो अपडेट हो जाएगी वैल्यू, अगर ये प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से नहीं है तो ऐड हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट ऐड और अपडेट दोनों वाला काम करता है। इस पॉइंट पर A1 के पास अकाउंट नंबर नहीं था, ऐड हो गया। A1 के पास बैलेंस नहीं था तो ऐड हो गया। लेकिन इस बार A1 के पास बैलेंस है, अब वो रिप्लेस हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे या आप ऐसा शायद नहीं करना चाहेंगे। ऐसा जनरली नहीं होता है कि अकाउंट नंबर को आप रिप्लेस कर रहे हैं बार बार, लेकिन अगर मैं कर दूं तो कोई रोकने वाला नहीं है मुझे। ये आपकी जिम्मेदारी है प्रोग्रामर की तरह कि आपको ऐसा नहीं करना है। पाइथन को इसका मतलब नहीं अकाउंट नंबर क्या होता है, उसको भी सब एबीसीडी है। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो रियल वर्ल्ड में जो होता है उसको आप सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो प्रोग्राम के अंदर। तो सर ऐसे तो प्रोग्रामर की बहुत जिम्मेदारी, हमने कहा प्रोग्रामर की बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। लैंग्वेज सिर्फ सिंटैक्स दे देती है, अब आप देखो आप क्या लिखोगे। लैंग्वेज नहीं बोलेगी ऐसा क्यों कर रहे हो वैसा, लैंग्वेज को क्या पता अकाउंट नंबर क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, उसको सब एबीसीडी है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब इस तरह से हम कोई भी अकाउंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हैं डॉट लगाकर वैल्यू के साथ ऐड कर सकते हैं, और सेम सिंटैक्स का यूज करके हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं सर देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, तो इस मेथड का कोई काम, अभी हमने कहा अभी कोई काम नहीं है तो अभी हटा दें, हमने कहा वो आपकी मर्जी है, हटा दो लगा दो, हटा दिया जाए। अभी हमसे प्रॉपर्टीज पर काम करना चाहते हैं, उसी को फोकस करें। अब मैं चाहता हूं कि A1 और A2 ऑब्जेक्ट बन गए, उन दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज आ गई, अब इनको हम देखना भी चाहते हैं। क्या हम इनको प्रिंट करा सकते हैं अकाउंट नंबर बैलेंस? हमने कहा हाँ। तो सोचिए जो मैं लिख रहा हूं क्या आपको लगता है ये सही होगा? अगर मैं सिर्फ अकाउंट नंबर को प्रिंट करा दूं ACN तो ये प्रिंट होगा या नहीं होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ये कहाँ बताया कि किस ऑब्जेक्ट का अकाउंट नंबर प्रिंट कर रहे हो। अकाउंट नंबर इंडिपेंडेंट नहीं है, वो क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। तो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सिंटैक्टिकली देखो तो वेरिएबल ही तो है। तो एक ऑर्डिनरी वेरिएबल जो आज तक हम पढ़ते आ रहे थे, और ये भी तो एक वेरिएबल की तरह ही है। क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये बिलोंग करता है किसी ऑब्जेक्ट से, और जो आज तक हम वेरिएबल बनाते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट होते। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है अगर आप इसे यूज करना चाहेंगे तो ऑब्जेक्ट के नेम के साथ ही यूज करें। तो इसका मतलब है कि हमें प्रिंट कर दिया जाएगा A1 ऑब्जेक्ट का अकाउंट नंबर। सर कॉमा लगाकर A1 का बैलेंस भी प्रिंट कर दो, सर A2 का भी करा दो, A2 का बैलेंस प्रिंट करा दो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज को ऐड और अपडेट कर सकते हैं। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर A1 का बैलेंस 4000 कर देता हूँ, उसके बाद A1 का फिर से डिटेल प्रिंट करता हूँ, तो अब A1 का अकाउंट नंबर तो भैया जो था,
A2 का बैलेंस क्या हो गया हमारा 4000। अच्छा सर ये बताना, ऐसा तो नहीं है A2 का भी 4000 हो गया हो? क्या आपको लगता है कि A2 का बैलेंस 4000 हो गया होगा ऐसा करने से? हमने कहा नहीं, A2 का तो जो है वही है। देखो A2 का अभी भी 2000 है, सिर्फ A1 के तो बदला था आपने, तो A1 का बदल गया। तो हर ऑब्जेक्ट का अपना अपना आउटपुट होता है, हर ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि A1 ऑब्जेक्ट A2 के अंदर चला जाए और इसकी प्रॉपर्टी को यूज कर ले, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि A2 A1 के अंदर की जो प्रॉपर्टीज उन्हें यूज कर ले, नहीं। A1 ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज यूज करेगा, A2 ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज यूज करेगा, कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर सकता। A1 के अंदर अगर कोई बदलाव हुआ है तो वो बदलाव A1 में ही हुआ है बस। उस A1 के अलावा जितने और ऑब्जेक्ट हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, उनमें कहीं कोई चीज नहीं होगा, जिसमें करोगे उसमें होगा। अब कुछ लोगों को ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो कुछ लोगों को ये सही नहीं लगा कि सर ये तरीका गलत है ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज ऐड करने का। क्यों गलत है? लोगों ने अपने अपने तर्क दिए कि अगर मैं एक अकाउंट ऑब्जेक्ट और बना दूं, यहां ना बनाकर यहां बना दूं, कहीं बना दूं, तो ये बताओ तीसरा वाला जो अकाउंट ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हुआ उसमें कितनी प्रॉपर्टीज हैं? अगर हम इस लाइन तक कोड को कंसीडर करें, शुरू से लेकर इस लाइन तक का, तो बताओ A3 अकाउंट ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज हैं? एक भी नहीं है। जबकि A3 जो ऑब्जेक्ट है वो उसी क्लास का है जिस क्लास का A1 और A2 है। तो कुछ लोग ये कहते हैं, या ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई जो थ्योरी थी वो फॉलो रहनी चाहिए, किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के अगर हैं तो सिमिलर होने चाहिए। अगर वो सिमिलरिटी ब्रेक हो रही है तो वो गलत है। तो अभी A1 A2 अकाउंट क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू सेम होनी चाहिए, सिमिलर का मतलब है प्रॉपर्टीज के नाम सेम होने चाहिए, उनकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती। ठीक है। और तीसरा ऑब्जेक्ट हमारा A3 बना यहाँ पर। A3 जो अकाउंट ऑब्जेक्ट है, अगर इसको देखें तो इस समय इसमें कितनी प्रॉपर्टीज आ रही हैं? एक भी नहीं आ रही। प्रोग्रामर को ध्यान रखना पड़ेगा A3 बनते ही उसके अंदर अकाउंट नंबर लेके आए, उसके अंदर बैलेंस लेकर आए, और भूल गया तो मान लो सिर्फ अकाउंट नंबर लेकर आ गया, बैलेंस लेकर नहीं आया तो गलत है। ये कॉन्सेप्चुअली गलत है। पाइथन के अकॉर्डिंग सही है, पाइथन में अलाउड है, आप ऐसा कर लो, लेकिन जावा में, C++ में, .NET में ये भी अलाउड नहीं है। जावा में, C++ में, .NET में ये कहा गया कि किसी भी पॉइंट पर एक क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सिमिलर होंगे। तो आप ऐसा पाइथन में जरूर कर पा रहे हैं, लेकिन जावा में आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे। A3 ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें अकाउंट नंबर बैलेंस होगा, आप रखो ना रखो लेकिन उसमें होगा जरूर। अगर मैं C++ पढ़ा रहा होता तो जब भी मैं अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो तीनों में अकाउंट नंबर बैलेंस आएगा, तीनों में नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो में आ गया दो में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता C++ और जावा। ये तो पाइथन है जिसने ऐसा अलाउड किया। तो अब हम पाइथन को उसी अप्रोच के साथ लेकर आते हैं, इस कोड को दोबारा लिखेंगे और जो इसमें प्रॉब्लम है उसको सही करने की कोशिश करेंगे। और एक नाम दिया गया जिसका नाम है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट रखा गया जिसका नाम है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। ये एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अब आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड बना दिया गया। C++, जावा, .NET, पाइथन सबको ये बात माननी चाहिए कि ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करेंगे। अब ये क्या है, कैसा है, उसको समझना। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आज आपका दुनिया में पहला दिन है, आपका जन्म आज ही हुआ है, पहला दिन है आज आपका दुनिया में। बताओ आपका आधार नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है। चलो छोड़ो, आपका नाम क्या है। आज आपका दुनिया में पहला दिन है, तो आज आपका नाम क्या है? पढ़ाई हुई। आप एक ऑब्जेक्ट मान लो अपने आप को, तो आपका जो नेम है वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई। यही तो हुआ, आपका जो नेम है वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई ना। तो क्या ऑब्जेक्ट जब बन रहा है तो बनते ही अब उसकी प्रॉपर्टी दी जाए या 10 साल बाद प्रॉपर्टी दी जाए? मान लीजिए आज आपका पहला दिन था, आपका एडमिशन करा दिया कॉलेज में, 10 साल हो गए, फिर घर वालों को याद आया नाम तो रख लें इसका। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा ना। तो आपने एडमिशन करा दिया कॉलेज में तो कोई नाम तो रखा होगा, वो तो आपने पहले ही कर दिया होगा। तो जनरली रिलीजन टू रिलीजन वेरी करेगा ये प्रोसेस। अगर हम देखें तो कुछ दिन के बाद घर वाले एक फंक्शन करते हैं, छोटा मोटा नेमिंग सेरेमनी फंक्शन। उस नेमिंग सेरेमनी फंक्शन में आपका नाम डिसाइड हो जाता है। अब आप दुनिया में किस नाम से जाने जाओगे? यही होता है हमारा। ठीक है, तो अब इस नेमिंग सेरेमनी फंक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। मतलब इंसान का इनिशियलाइजेशन हो गया। इनिशियलाइज, इनिशियलाइज शब्द की हिंदी क्या होती है? शुरुआत, शुरुआतीकरण। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, हमें शुरुआतीकरण में कुछ करना है। क्या करना है? इंसान ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन में क्या करें, उसका नाम रख दो, तभी आगे काम कर पाएंगे। समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? अब ये जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट है ये बड़ा हो गया, अब ये एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन गया। मतलब किसी कॉलेज में एडमिशन इसका लिया जा रहा है। अब जब ये कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो अब ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन गया। ह्यूमन ऑब्जेक्ट से अब ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसका नया जीवन शुरू हो गया एज ए स्टूडेंट। तो सर यहाँ भी तो इनिशियलाइजेशन होगा। किस चीज का इनिशियलाइजेशन होगा? सर इसका रोल नंबर। इसका रोल नंबर नहीं आएगा। अब ये बताओ, इसका रोल नंबर थर्ड ईयर में आएगा, सेकंड ईयर में आएगा, एग्जाम के बाद आएगा? पहले ही आएगा। तो यानी कि एज स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होना चाहिए? रोल नंबर को असाइन करना। स्टूडेंट का शुरुआतीकरण कैसे होगा? रोल नंबर दो ना पहले उसका, तब आगे बढ़ेगा कहीं भी वो। समझ में आ रही है क्या मैं कह रहा हूं? अब इसका कोर्स पूरा हो गया, डिग्री मिल गई, अब इसकी नौकरी लग गई। अब इसका तीसरा फेस आ गया, अब ये एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बन गया, कंपनी में काम करने लगा। तो अब एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो क्या इसका इनिशियलाइजेशन नहीं होगा? फिर हमने कहा बिल्कुल। इस बार जो शुरुआतीकरण प्रोसेस रहेगा इस एम्प्लॉय के लिए, उसमें इसकी सैलरी डिसाइड करेंगे, तभी तो ज्वाइन करेगा कंपनी। तो सैलरी डिसाइड कर लो पहले, डिपार्टमेंट, लोकेशन सब डिसाइड कर लो। तो ये एज एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इसका इनिशियलाइजेशन। अब इन तीनों एग्जाम्पल में एक चीज और समझिए, ये जो इनिशियलाइजेशन हुआ है ये ऑब्जेक्ट बनते ही सबसे पहला काम है जो किया गया है,
बाकी काम ऑब्जेक्ट जो करेगा बाद में, कॉलेज में पढ़ाई बाद में करेगा, एग्जाम देने बाद में जाएगा, मूवी देखने बाद में जाएगा, रोल नंबर तो उसे मिल ही गया। समझ में आ रहा है? एम्प्लॉय बनकर कंपनी का काम बाद में करेगा, रिपोर्ट बाद में बनाएगा, लेकिन सैलरी, एम्प्लॉय आईडी तो पहले मिल गई उसे। ठीक है। दूसरी चीज इसमें देखो कि इन तीनों एग्जाम्पल में 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, इस ह्यूमन ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। जो इनिशियलाइजेशन में हुआ है वो उसकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं हुआ है। आपका नाम आपकी लाइफ में आपके घर वालों ने कितनी बार रखा है? एक बार। 4 साल के कोर्स में अगर एक कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो रोल नंबर कितनी बार आएगा? एक बार। एक कंपनी में एज एम्प्लॉय आपकी एम्प्लॉय आईडी कितनी बार मिलेगी आपको? एक बार। तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन में हम कोई भी काम ऑब्जेक्ट के बनते ही करते हैं और वो काम अब उसकी लाइफ में दोबारा नहीं होता। तभी तो है इनिशियलाइजेशन, जो शुरू में हो बाद में कभी ना हो, उसे क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। एक बैंक में जब अपना खाता खुलवाओगे तो अकाउंट नंबर कितनी बार लोगे बैंक से? एक बार ही तो लोगे। कब लोगे? पैसा जमा करने के बाद लोगे। अरे सबसे पहले तो यही काम होगा। तो किसी भी अकाउंट ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या रहना चाहिए? अकाउंट नंबर दे देना उसे। इनिशियल कुछ तो बैलेंस रखोगे। अब बैलेंस को बार बार हम असाइन नहीं करेंगे, बैलेंस को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इनिशियलाइजेशन में आती हैं लेकिन समय के साथ वो अपडेट होंगी, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इनिशियलाइजेशन में एक बार आ गई, आजीवन उस लाइफ साइकिल में वही रहेंगी। जैसे एक कंपनी में आज एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनकर आप जाओगे तो एम्प्लॉय आईडी उस ऑर्गेनाइजेशन के सेम रहेगी, सैलरी इनिशियली आपको मिली होगी जरूर, लेकिन वो समय के साथ अपडेट होती रहेगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस तरह से ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन एक प्रोसेस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसकी जिम्मेदारी ये रखी गई है कि आपके थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन होगा। डेट मीन्स आपके थ्रू किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज को ऐड करने वाला काम किया जाए। तो ये जो आप लिख रहे हैं ये यहां ना लिखकर किस प्रोसेस के अंदर लिखेंगे? इस प्रोसेस के अंदर लिखेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, ऑब्जेक्ट का शुरुआतीकरण कैसे कैसे होगा? तो कैसे होगा के लिए एक मेथड दिया गया, एक मेथड इस काम को करेगा। स्पेशल मेथड, एक स्पेशल मेथड है जो आपको बनाना पड़ेगा, जो इस काम के लिए करेगा। और उस स्पेशल मेथड को कॉन्सेप्चुअली क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टर। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर नाम से एक कॉन्सेप्ट रखा गया और इसका काम है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर का काम होता है ताजा ताजा बने ऑब्जेक्ट को इनिशियली अगर कुछ चाहिए तो वो चीज दे देना। ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के बनते ही ऑब्जेक्ट को कुछ अगर चाहिए तो कंस्ट्रक्टर उसे प्रोवाइड करेगा और उसे देकर आ जाएगा। ठीक है। तो ये काम है किसका? हमारा कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है, नहीं, ऑब्जेक्ट बन चुका है, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्ट मतलब है किस चीज का बनाना? ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज का बनाना। ठीक है। ऑब्जेक्ट तो बन चुका है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज नहीं बनी है, उनको बनाने के लिए जो नाम है वो है कंस्ट्रक्टर। तो अब मैं अपने प्रोग्राम में क्या लिखना चाहता हूं? कंस्ट्रक्टर लिखना चाहता हूं। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड क्यों है? अगर मैं आपसे कहता ये मेथड है तो मेथड तो आप बना ही लेते, अभी सिखाया है मेथड बनाना। डेफ
डेफ के आगे मेथड का नाम। अब मैं कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर पाइथन के अंदर एक स्पेशल मेथड होता है, तो स्पेशल में पहली स्पेशलिटी है, इसका नाम आपकी पसंद का नहीं होगा, इसका नाम लैंग्वेज की पसंद का होगा। तो पाइथन लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर का नाम डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर होता है। अच्छा नाम है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? इनिशियलाइज करता है, तो उसी को तो लिख दिया INIT इनिट, इनिशियलाइज करना नाम से काम है। जावा लैंग्वेज अगर मैं पढ़ा रहा होता तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता जो क्लास का नाम होता। C++ में कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। पाइथन ने नहीं कहा, पाइथन ने कहा नहीं, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडर। अब ये मेथड है, तो मेथड का मतलब इसमें सेल्फ आर्गुमेंट तो होगा। तो कोई भी मेथड क्लास में बनेगा तो उसमें सेल्फ आर्गुमेंट होगा। अब सोचिए, सेल्फ में कौन आएगा? सेल्फ में कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है। कौन सा ऑब्जेक्ट आता है? अकाउंट क्लास के 5 ऑब्जेक्ट हैं, तो बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा कंस्ट्रक्टर के सेल्फ में? जिसने कंस्ट्रक्टर कॉल किया होगा। तो ऐसे तो होता है, जो मेथड को कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट तो सेल्फ में आता है, थोड़ी है कि कोई भी आ जाएगा। समझ में आ रहा नहीं वाली बात? तो अब अकाउंट क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, इनिट मेथड को कॉल करेगा, वही ऑब्जेक्ट किसमें आएगा? सेल्फ में आएगा। अब आप अगर सोचेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं कि सेल्फ में ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो क्या बिगड़ जाता? सोचना, इसका आंसर मिल रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया A1, अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया A2, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? A1 पे इस मेथड को कॉल करूंगा, कंस्ट्रक्टर वाले मेथड को कॉल करूंगा, खुद A1 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यही तो होगा। स्पेशलिटी नंबर 2, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है। पहली स्पेशलिटी है आपकी पसंद का नाम नहीं है। अजीब लग रहा है, पता नहीं क्या नाम दे दिया है, आगे जाके ये नाम अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, पहली स्पेशलिटी, कंस्ट्रक्टर का नाम लैंग्वेज डिसाइड करेगी, आपकी मजबूरी है, आपको मानना पड़ेगा। दूसरी स्पेशलिटी, आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करने की जरूरत नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी चीज बिना कॉल करे रन हो जाए, स्पेशली फंक्शन और मेथड। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हम एक ऐसा मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बनाएंगे लेकिन कॉल नहीं करेंगे। तभी तो उसके साथ क्या वर्ड जोड़ा गया है? स्पेशल। ये स्पेशल है भाई, स्पेशल में। क्यों स्पेशल है? दूसरी स्पेशलिटी बताई जा रही है कि इसको आप कॉल नहीं करेंगे, ये अपने आप कॉल होगा, अपने आप कॉल होगा। अब क्वेश्चन आया, कितनी बार कॉल होगा? अपने आप कॉल होगा तो कितनी बार? क्योंकि अगर मैं करता हूं तो मेरे हाथ में कंट्रोल है कि मैं कितनी बार कॉल करूंगा। अब आप कह रहे हैं ये अपने आप कॉल होगा, तो कितनी बार होगा अपने आप कॉल? 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, कितनी बार? और ये मेथड है, जब भी कॉल होगा तो किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा। जैसे यहां पर देखो, कोई भी मेथड है किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होता है, कोई भी मेथड है किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होता है। आप कह रहे हैं कि ये एक स्पेशल मेथड है, अपने आप कॉल होगा। अपने आप भी जब कॉल होगा तो किसी ऑब्जेक्ट के साथ ही तो कॉल होगा अपने आप ही। तो अब आंसर आया। इंटरप्रेटर ये कह रहा है कि जैसे ही अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट पर ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस था वो इस वेरिएबल में असाइन किया जाएगा। मतलब ये दो अलग बातें हैं, अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनना, उसका एड्रेस इस वेरिएबल में आना, बीच में कंस्ट्रक्टर चलता है। अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना,
बनते ही कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर पूरा होते ही एड्रेस को उठाकर A1 में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस बात को प्रूफ करना चाहूं, एक सिंपल मैसेज लिख दूं यहाँ पर, काम कुछ नहीं कराते इससे भी, दिस इज कंस्ट्रक्टर। सोचो, अगर आपकी बताई की बात सही है तो ये कितनी बार चलना चाहिए? 2 बार, क्योंकि मैंने अकाउंट क्लासेस कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं अभी? 2। मैंने कॉल तो एक बार भी नहीं करा है, बट जो मुझे बताया गया है वो ये कि जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है उस क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चला दिया जाता है। आपका इंतजार नहीं किया जाता है, ऑटोमेटिकली चला दिया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का एड्रेस उठाकर A1 में रखा जाता है। चल गया तो होगा, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल मेथड। स्पेशलिटी नंबर 3। पहली स्पेशलिटी क्या थी? इसका नाम आपकी पसंद का नहीं होगा। दूसरी स्पेशलिटी क्या थी? आपको कॉल नहीं करना है, ऑब्जेक्ट के बनते ही अपने आप कॉल हो। तो जो चीज अपने आप होती है आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस कि कब होती है, क्या करने पर वो होती है, तब हम उसको सही से समझ पाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, इस सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आने के बाद अब मैं आपसे ये कहूं कि जिस ऑब्जेक्ट पर ये कंस्ट्रक्टर चला है उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस इस बार 2 जगह चला गया। एक इस A1 के पास चला गया और दूसरा किसके पास चला गया है? सेल्फ। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस 2 जगह पहुंच गया, सेल्फ के पास पहुंच गया और इधर से कहां पहुंच गया? A1 के पास। यानी कि पिक्चर ऐसे बना लो, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो सेल्फ है ये इसको रेफर कर रहा है और ये जो A1 है ये भी इसको रेफर कर रहा है। तो सोचो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता A1 डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू 101, तो A1 के ऑब्जेक्ट में अकाउंट नंबर आ जाता। अगर मैं A1 की जगह यहाँ सेल्फ लगा दूं तब भी तो बात बन जाएगी, सेल्फ भी तो इसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दूं ऐसे करके, सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल टू 101, तो ये बताओ ये अकाउंट नंबर प्रॉपर्टी किस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो गई? कह सकते हैं A1 वाले के अंदर ऐड हो गई, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट सेल्फ में आया है और यही ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा बाद में? A1 के पास। तो कहने को हम कह सकते हैं कि ये A1 के अंदर अकाउंट नंबर ऐड हो गया और A1 के अंदर ही कौन ऐड हो गया? 2000 ऐड हो गया। अब कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया, कंस्ट्रक्टर खत्म होते ही अकाउंट नंबर आ गया 101, बैलेंस आ गया 2000 सेल्फ के थ्रू और इधर A1 के थ्रू। अब जैसे ही कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही सेल्फ डिलीट हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो जिंदा है मेमोरी के अंदर, A1 तो जिंदा है। आगे के प्रोग्राम में अगर इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचना होगा A1 के थ्रू तो हम पहुंच ही जाएंगे अभी भी। अब क्या हुआ? ये लाइन चली तो नया अकाउंट ऑब्जेक्ट बना। अब नया अकाउंट ऑब्जेक्ट बना तो इस बार कंस्ट्रक्टर फिर चला और इस बार इस वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके अंदर आ गया? सेल्फ के अंदर। सेल्फ रिक्रिएट हुआ मेमोरी के अंदर और इस बार वो नए वाले ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। अब यही 2 लाइन का कोड जो मैं लिखकर बैठा हुआ हूं, यही 2 लाइन का कोड इस बार किस ऑब्जेक्ट के अंदर अकाउंट नंबर और बैलेंस ऐड करके आ जाएगा? A2 के पास। तो A2 के अंदर भी अकाउंट नंबर आ गया 101, बैलेंस आ गया 2000। अब ये कंस्ट्रक्टर पूरा हो गया तो सेल्फ खत्म हो गया, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसमें आ गया? A2 में। तो A2 के थ्रू तो ये भी रेफर हो रहा है। अब सोचो सर, इस तरह से तो आप ये कह देंगे
कि फिर तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर कौन आ जाएगा, ध्यान से देखो, हर ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर में सेल्फ के अंदर वो नया ऑब्जेक्ट जो बनाए वो आ जाएगा और फिर उसके थ्रू, सेल्फ के थ्रू अकाउंट नंबर बैलेंस ऐड कर दिए गए होंगे। तो हमने कहा ये तो मशीन की तरह काम करने लगा कि अब इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, लाखों करोड़ों, आपको ध्यान ही नहीं रखना है, ऑटोमेटिकली देखो ध्यान से, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बनते ही उसके अंदर क्या आ गई, दोनों प्रॉपर्टीज आ गई। अब आपको ध्यान ही रखना कि ऐड करना है A1 के लिए, फिर करना है A2 के लिए, भूल जाओ। आपने एक बार कंस्ट्रक्टर में अगर कोई कोड लिख दिया तो अब इस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, बनते ही हर ऑब्जेक्ट के लिए वो कोड चला दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरा हेडेक खत्म हो गया और इस बात की गारंटी है कि अकाउंट ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा तो किसी पॉइंट पर कैसा रहेगा, वो सिमिलर रहेगा। तो हमेशा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए क्या यूज करना चाहिए, कंस्ट्रक्टर का यूज करना चाहिए। लेकिन जो आपके मन में क्वेश्चन है, वो सबके मन में है, मेरे भी है, कि सर इस तरह से हर ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज तो आप ले आए, लेकिन इनिशियल वैल्यू भी सबकी सेम नहीं लेकर आ गए। देखो A1 का अकाउंट नंबर, A1 का बैलेंस, A2 का अकाउंट नंबर और A2 का बैलेंस सेम नहीं आएगा, हमने कहा सेम ही आएगा। तो अभी एक फायदा हुआ और एक अभी छोटी सी प्रॉब्लम रह गई। पिक्चर अगर मैं बनाऊं तो पिक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी कि सर देखो ये A1 ऑब्जेक्ट है, ये A2 वाला ऑब्जेक्ट है। A1 ऑब्जेक्ट के पास अकाउंट नंबर है, अपना निजी अकाउंट नंबर है, उसकी वैल्यू 101 है। A2 का बैलेंस है 2000 है। अब आपका लिखा कोड ये काम तो कर रहा है कि जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे हर ऑब्जेक्ट के अंदर अकाउंट नंबर लेकर आ जाएगा, लेकिन एक काम और कर दे रहा है, सबकी वैल्यू भी सेम कर दे रहा है, जिसके साथ हम एग्री शायद नहीं होंगे। चलो बैलेंस के साथ एग्री हो सकते हैं कि जितने अकाउंट खोलेंगे सबका बैलेंस 2000 है, खाता नंबर तो सबका अलग अलग ही रखना पड़ेगा, वो कैसे सबका एक कर दें, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो अभी हम सोचने आए थे वो एक सॉल्यूशन ले चुके हैं कि हमें ऑब्जेक्ट के बनने पर ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि इसको इनिशियलाइज कैसे करें, किस किस प्रॉपर्टी के साथ करें। आपने कंस्ट्रक्टर में एक बार ये काम कर दिया, अब ये कंस्ट्रक्टर जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे सबको इनिशियलाइज करता रहेगा सेम वैल्यू। अभी ये वाला पॉइंट हमें डिस्कस करना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये पूछा जाए कि सेल्फ की व्यवस्था क्यों बनाई गई, ऐसा क्यों करा गया कि ऑब्जेक्ट के बनते ही सेल्फ के अंदर एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट वो ऑब्जेक्ट चला जाता है या उसका एड्रेस चला जाता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, मान लो ऐसा नहीं होता, तो ये बताओ यहाँ पर आप फिर क्या लिखते, A1 लिखते ऐसा करके, फिर तो मजबूरी होती है आपकी A1 ही लिखते, A1 डॉट अकाउंट नंबर, A1 डॉट बैलेंस। और सोचो अगर मैं ऐसा लिख दूं तो ये सिर्फ किस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, तो फिर फायदा क्या वो बनाने का कंस्ट्रक्टर, A2 के लिए फिर अलग बनाना पड़ेगा, A3 के लिए अलग बनाना पड़ेगा, तो फायदा इससे अच्छा मैं बनाऊंगा ही नहीं। तो कोई ऐसा तरीका निकाला गया कि ये कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको इनिशियलाइज कर दे। तो उसका तरीका निकाला गया कि ऑब्जेक्ट बनते ही उसका एड्रेस सेल्फ में दे दो, और यहाँ सेल्फ के थ्रू आप क्या कर सकते हो, न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को आप क्या कर दो, इनिशियलाइज कर सकते। अब लास्ट पॉइंट आज की क्लास का और हमारे प्रॉब्लम का भी लास्ट पॉइंट, सर ये जो इनिशियल वैल्यूज हैं इनको भी अलग अलग करा दो तो काम खत्म हो जाए हमारा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट निकाला गया, कंस्ट्रक्टर में आप अपने आर्गुमेंट और बना लो, ए और बी। अब सर इन ए और बी में जो वैल्यू आएंगी वही इनिशियलाइज करा दो, अकाउंट नंबर और बैलेंस। तो अब जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसका अकाउंट नंबर वो हो जाएगा जो ए की वैल्यू होगी, जो भी ऑब्जेक्ट बनाए उसका बैलेंस वो हो जाएगा जो बी की वैल्यू होगी। अब सर ये बताओ ए और बी में वैल्यू कहाँ से आएंगी, सेल्फ में वैल्यू कहाँ से आ रही है, हमें बताने की जरूरत ही नहीं थी, जो ऑब्जेक्ट बना वो खुद सेल्फ में पहुंच गया। लेकिन ए और बी की वैल्यू तो हम बतानी पड़ेंगी, कहाँ से बताऊं,
कंस्ट्रक्टर तो मैं कॉल करता ही नहीं हूं। तो जब आप क्लास का नाम लिखकर कॉलिंग सिंबल लगाते हैं तो इसी को आप कंस्ट्रक्टर कॉल मान लीजिए। जब आप क्लास को कॉल करते हैं ना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, इसी सिंटैक्स को आप क्या मान लीजिए कि यही कंस्ट्रक्टर कॉल करने का सिंटैक्स है। तो अब आप जितने भी आर्गुमेंट हैं सेल्फ को छोड़कर, जितने भी आर्गुमेंट हैं वो आप पास करेंगे। तो सेल्फ को छोड़कर जितने आर्गुमेंट है आप बताओ, ए की वैल्यू बताओ क्या रखनी है 101, बी की वैल्यू क्या रखनी है 2। अब क्या होगा, 101 पहुंचेगा ए में, 2000 पहुंचा बी में, और जो ऑब्जेक्ट बना उसका एड्रेस पहुंचा सेल में। तो जो भी ऑब्जेक्ट बना उसका अकाउंट नंबर क्या हो गया, जो ए में आया था, ए में क्या आया था 101, बैलेंस क्या हो जाएगा 2000, काम खत्म। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो फिर से आप अपने ए और बी का आर्गुमेंट पास करेंगे। मैंने यहाँ पर, अब क्या होगा, इस बार ए में पहुंचा 102, बी में पहुंचा 1500, और सेल्फ में कौन पहुंचा, नया वाला ऑब्जेक्ट जो बन रहा है। तो जो नया ऑब्जेक्ट भी बना A2 वाला, उसका अकाउंट नंबर क्या हो गया 102, नया ऑब्जेक्ट बना उसका बैलेंस क्या हो गया 1500। जब भी आप अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में वैल्यू जो रखना चाहते थे वो पास कर दीजिए। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज नहीं पास करनी है, वो कंस्ट्रक्टर पता है, उसे पता है कंस्ट्रक्टर को क्या रखनी है, उनकी वैल्यूज क्या रखनी है वो आप पास कर। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट का यूज करके हर ऑब्जेक्ट के लिए प्रॉपरली इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड इन पाइथन क्लास विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। मतलब आप पाइथन का कोई भी सिंटैक्स यूज करके इसका मूव कर सकते हैं। आप यहाँ पर ए और बी में वैल्यू ना पास करके यूजर से रन टाइम पे ले लो यहाँ पर। ये तो फिर ये वैल्यू आप दे रहे हो तो दे तो रहे थे यहाँ पर, ये तो दे रहे थे, आप क्या दे रहे हो। अब ये कह रहे हैं कि सर मुझे खाता खोलना है, उसका अकाउंट नंबर मैं बताऊंगा, लेकिन सर इनिशियल वैल्यू मत पूछो, 1000 से खोलेगा तो 1000 रख दो मिनिमम बैलेंस। तो क्या करो, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी मैंने, पहले से इनिशियलाइज कर दी 1000। तो अगर कंस्ट्रक्टर जिस समय रन हो रहा है उस समय इसकी वैल्यू नहीं आई तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर कर ली जाएगी 1000, और अगर आई तो जो आई वो कंसिडर। तो A3 के लिए अगर मैं देखूं, A3 का अकाउंट नंबर 103 हो जाएगा, बट बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा 1000। तो इस तरह से आप इनिशियल वैल्यू यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन वो तब कंसीडर होगी जब कॉल करते समय आपने वैल्यू पास नहीं करी उस आर्गुमेंट के लिए। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो गया जो हम फंक्शन के अंदर पढ़ते हैं। क्योंकि जो फंक्शन के आर्गुमेंट 5 तरह के पढ़ाए थे मैंने, और 3 तरह के वो पढ़ाए थे, वो 8 तरह के पैरामीटर आर्गुमेंट यहाँ भी चलते हैं। पोजीशन ओनली, कीवर्ड ओनली, है ना, वो सब यहाँ चलेंगे, कोई issue नहीं। चलिए, तो कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। इनिशियलाइज का मतलब होता है एडिंग प्रॉपर्टीज टू द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। क्या इस काम को बिना कंस्ट्रक्टर से किया जा सकता था, आंसर इज यस। ऐसा करने पर हमारे एफर्ट ज्यादा लगते हैं और हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए मुझे प्रॉपर्टीज को लिखना पड़ता है बार बार।
यूजर से इनपुट लेके कर दो, क्या दिक्कत आ रही है। और अगर ऐसा कर रहे हो तो मुझे लग रहा है यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो यूजर से ले रहे हैं इनसे। चलिए, तो आज की क्लास इसे खत्म करते हैं, अगले सैटरडे मिलेंगे। इस क्लास को घर जाके 2 बार 3 बार 4 बार देख लेना, अपने हाथ से इम्प्लीमेंट कर लेना। पहली बार देखोगे 10 मिनट के बाद नींद आ जाएगी, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर हिम्मत मत हारना, पानी पीना, दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना। इस बार 15-20 मिनट के बाद नींद आएगी। फिर हिम्मत मत हारना, बंद करके कोई मूवी देख लेना, फिर तीसरी बार रिकॉर्डिंग देखना। इस बार शायद पूरी आप देख पाओ। ऐसा होगा, ह्यूमन नेचर है, ऐसा होता है कि आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो नींद आएगी 10 मिनट के बाद, है ना। तो उस चीज को कंटिन्यू रखो, क्योंकि इसका कोई तरीका है नहीं। और आपका गुड लक है कि आप पाइथन में इस चीज को पढ़ रहे हैं जब पाइथन खत्म होने पर है। अगर आप जावा पढ़ रहे होते तो पहली क्लास, जावा शुरू यहाँ से होती है, तो सोचो आगे और क्या होगा। पाइथन खत्म यहाँ हो रही है, जावा शुरू यहाँ से होती है। पहली क्लास में ये सब पढ़ाया जाता है जावा में, पहली क्लास में। ठीक है, चलिए अगले सैटरडे मिलेंगे 9 बजे।